आज हम लोगों का होगा प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, याद है कुछ? वैधानिकता का सिद्धांत। ये आपके बीएनएस का आज आज जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना, वो समाप्त हो गया। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? पहले डेफिनेशन पढ़ी, नेचर, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, मेंसरिया। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में 4 चीजें पढ़ी। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टिक लाइबिलिटी, वैकेरियस लाइबिलिटी कल पढ़ लिया था। अब ये प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी आज पढ़ेंगे। और इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ द एक्यूज्ड, है ना। ये 5-6 सब्जेक्ट है, मतलब टॉपिक है। इन टॉपिक को पढ़ने से क्या होता है कि आपका जो बीएनएस में सवाल जो भी आएंगे, अभी देखना ज्यादातर सवाल जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर होगा ना आप लोगों के पास, है कि नहीं, उसके चैप्टर उठाना और देखना, ऑब्जेक्टिव वाले। प्री के मैक्सिमम सवाल आपके यहीं से मिल जाएंगे जो पहले चैप्टर में। और ये चैप्टर क्या होता है, अमूमन हम लोग नहीं पढ़ते क्योंकि बेयर एक्ट में है नहीं। तो बेयर एक्ट में नहीं तो हम पढ़ेंगे नहीं, ये तो होता है ना। और सवाल जब आता है तो पूछते हो ये पूछा कहाँ से। तो ये बुक में ही मिलता है, और बुक के अलावा कहेंगे तो ये प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सीधी भाषा में बहुत थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं कि बिना किसी कारण के कोई काम होता नहीं है, हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को अगर हमें पनिश करना है, दंडित करना है, तो उसके लिए कोई ना कोई लॉ होना चाहिए, कोई ना कोई लॉ होना चाहिए। यानी कहने का इसका सीधी सी भाषा में ये है कि बिना विधि के किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। बस इतना से इसका इसका मैगजिम क्या है? नलम क्रिमेन सिने नल्ला नहीं, नलम क्रिमेन साइन लिगे, फिर उसके बाद नल्ला पोएना, पोएना साइन, ये इसका मैगजीन। इसका मतलब क्या होता है? यही, इस सिद्धांत का आधार यही है कि बिना किसी विधि के किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया। ठीक है, तो ये मैगजीन आपका, अभी इसका एक पार्ट और है। बिहार में शायद या यूपी एपीओ में कहीं कहीं पूछा था, नल्ला पोइने सिने लेगी। तो अब बात समझ में आई। और दूसरी बात ये कहता है कि ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, कोई भी बात, कोई भी बात जब तक उसको अपराध घोषित ना किया जाए तब तक वो अपराध नहीं होता है। और उसके बारे में जो भी किया जाएगा वो सब फ्री रहेगा। तो कहते हैं कि किसी भी काम को अगर अपराध घोषित कर दिया जाता है और उसके बाद वो काम किया जाता है, तो बनी सी बात है कि आप पनिशमेंट के भागीदार हो गए। यानी आपसे कहा गया है कि रोड पे आपको राइट साइड नहीं चलना है, लेफ्ट साइड चलना है ना।
बना दिया गया कानून। अब अगर आप राइट साइड चलोगे तो क्या होगा, आप पनिश होगे कि नहीं होगे। तो अब कानून बना है तब पनिश किया जा रहा है, अगर कानून नहीं बनता तो आपको कोई पनिश नहीं कर सकता था। और अगर बिना कानून बने आपको पनिश किया जा रहा है तो कहने का मतलब वो नेचुरली या डेमोक्रेटिक रूप से परफेक्ट नहीं है। ठीक है। तो यानी प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी का बस इतना सा सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को अगर हमें दंडित करना है तो सबसे पहले, जब तक हम उस बारे में, जिस बारे में उस व्यक्ति को हम दंडित करने जा रहे हैं, पनिश्ड करने जा रहे हैं, तब तक हम उसको कानून ना बना ले तब तक हम उसको दंडित नहीं कर सकते। बहुत सी चीजें आपने देखी होगी कि कल तक जो चीजें फ्री फ्रॉम थी आज वो पनिशेबल हो गई हैं, है ना। तो बनाया कौन, पार्लियामेंट ने बनाया, लेजिस्लेशन ने बनाया। ठीक है, तो ये इसका सिद्धांत। इसके बाद इसमें चार बातें कही है इन्होंने कि किसी भी प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी के लिए उसमें चार बातों का होना, यानी कि बिना विधि के दंड ना दिया जाए, नल्ला पोइने सिने लेगी। ठीक है, बिना विधि के दंडित ना किए जाए, इसके लिए चार बातें। पहली बात तो ये है कि जो हमारा दांडिक विधान है, जो हमारा पेनल स्टेटस है, वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि दांडिक विधियां जो है वो भूतलक्षी नहीं होनी चाहिए। दांडिक विधियां भूतलक्षी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कहता है कि दांडिक विधियों की कठोर व्याख्या की जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि विधि विधानों की निश्चितता होनी चाहिए। विधि विधानों की निश्चितता होनी चाहिए। और चौथी बात कहता है कि एक में सर्टेनिटी, एक में एक्सेसिबिलिटी, यानी विधि की अभिमान्यता होनी चाहिए। विधि की अधिमान्यता होनी चाहिए। ठीक, इंग्लिश वाले इसको लिख सकते हैं नॉन रेट्रोएक्टिविटी ऑफ पेनल लॉज। नॉन रेट्रो नॉन रेट्रो रेट्रोएक्टिविटी, रेट्रो रेट्रोस्पेक्टिव होता है ना, तो उसी रेट्रोस्पेक्टिव को रेट्रोएक्टिविटी कर दिया। रेट्रोएक्टिविटीज पेनल लॉज। ठीक है, रेट्रोएक्टिविटी पेनल लॉज। दूसरा कहता है कि पेनल स्टेटस शुड बी कॉन्स्टिट्यूट स्ट्रिक्टली। पेनल स्टेटस शुड बी कॉन्स्टिट्यूट स्ट्रिक्टली। और चौथा कहता है कि सर्टेनिटी इन लेजिस्लेशन। सर्टेनिटी इन लेजिस्लेशन। और चौथा कहता है कि एक्सेसिबिलिटी इन लेजिस्लेशन। एक्सेसिबिलिटी इन लेजिस्लेशन।
अब इसमें देखिए, ये जो भूतलक्षी हम लोग पढ़ते हैं, इसका मतलब सभी लोग समझ रहे हैं ना? भूतलक्षी, रेट्रोस्पेक्टिव, भूतलक्षी। भूत, भविष्य, वर्तमान तो जानते ही है ना? इसका मतलब ये है कि आज कौन तारीख है? 24 जून, है ना? 24 जून को अगर कोई अपराध होता है, कोई भी अपराध या कोई भी कानून आपका एस्टैब्लिश्ड है, ऐसा तो नहीं कानून नहीं है, चाहे वो एनडीपीएस पे हो, चाहे वो एससी एसटी पे हो, चाहे वो पॉक्सो पे हो, चाहे वो चोरी पे हो, चाहे वो लूट पे हो, डकैती पे हो, सब पे कानून है ना? तो अब इसमें अगर पता ये चला कि मान लो एनडीपीएस है या पॉक्सो है या आपका एससी एसटी है, ठीक है, तो इसमें अगर किसी भी प्रोविजन में, किसी भी सेक्शन में मान लो 3 इयर्स का पनिशमेंट है, इसमें पता चला 2 इयर्स का पनिशमेंट है, इसमें पता चला कि आजीवन कारावास, तो मना क्या कर रहा है? रेट्रोस्पेक्टिव। 24 जून को आपने एनडीपीएस से संबंधित कोई अपराध आपने कर दिया जिसमें आपको सजा कितनी मिलनी चाहिए थी? अब आज के बाद कल तारीख बदल जाएगी, कल 25 हो जाएगी, है ना? 25 जून भी होगी और जुलाई भी होगा, अगस्त भी होगा, दिसंबर भी होगा, 2025 सभी महीने आएंगे इसके बाद। अब अगर किसी, मान लो अभी शीतकालीन, सॉरी, मानसून सत्र अभी पार्लियामेंट का बैठेगा, है ना? मानसून सत्र बैठा पार्लियामेंट का और उसमें यह कहा गया कि एनडीपीएस की जो धारा 3 वर्ष के दंड का प्रयोजन कर रही हैं, जितनी भी धाराएं हैं, उन सब में पनिशमेंट को बढ़ाकर 7 ईयर कर दिया जाए। सब में धाराएं बढ़ाकर 7 ईयर कर दिया। मैं कल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा था, तो उसमें 2023 में संशोधन हुआ है, 2023 में, तो काफी पनिशमेंट में उसमें परिवर्तन कर दिया। अब चूंकि पुरानी हमारी बैट थी तो नए पे मैच किया, 7 ईयर कर दिया। ठीक, कब किया गया? मान लो ये जुलाई में किया। अब ये 7 ईयर का विधान लागू हो गया, 3 ईयर का गया। अब जो 24 जून को व्यक्ति अपराध किया था, तो जुलाई में तो उसको पनिशमेंट मिला नहीं, उसको पनिशमेंट अभी हो सकता साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाए पनिशमेंट मिलने में। तो अब अगर उसको मान लो 2026 जुलाई में पनिशमेंट मिलता है, इसको 2026 में जुलाई में पनिशमेंट मिलता है, तो कौन सा मिलेगा? ये वाला मिलेगा या ये वाला मिलेगा? 3 साल का मिलेगा, यही होता है। और अगर विधान में ये कह दिया जाता कि इस कानून का जो इफेक्ट होगा वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा, तब क्या होता? तो आपका ये जो सिद्धांत पढ़ रहे हो, ये आड़े हाथों आ जाता है। ये कहता है कि आपको वही दंड दिया जाना चाहिए
जिस दंड के समय जो आपने अपराध किया है, यानी आपके आपराधिक कृत्य के समय, क्रिमिनल एक्ट के टाइम में जो भी लॉज एग्जिस्ट कर रहा था, उसके अकॉर्डिंग आपको पनिश्ड करना होगा। और अगर हमने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जो बेचारा 3 साल की उम्मीद से अपराध कर डाला था, वो 7 साल जेले। तो आपको दंड तो नहीं मिलेगा 7 साल का। क्यों? क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसको नहीं दिया गया। इसीलिए मना किया गया है कि दांडिक विधियों को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देना चाहिए। सिविल को आप दे सकते हो, और सिविल में भी सबको नहीं दिया जाता, बहुत सोच समझ के दिया जाता। ठीक है, अगर मान लो सिविल में जैसे वो इनकम टैक्स के स्लैब को जैसे बढ़ा दिया गया, अब इसको पुराने उससे लागू कर दिया जाए, तो सब लोगों को वापस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? भारत सरकार तो पागल हो जाएगी। क्योंकि पहले 7 लाख पे हम लोग ले लेते थे, 7 लाख के ऊपर जो टैक्स होता था ले लेते थे। अब 12 लाख पे हम लेंगे, 12 लाख के बाद लेंगे। तो अब अगर इसको प्रभावी कर दिया जाए कि 4 साल पहले तक जिन लोगों ने टैक्स जमा किया है और वो 7 लाख के ऊपर जमा किया है, उनका सबका वापस होगा, कानून को ही पारित कर दिया जाए, तो सरकार तो पागल हो जाएगी। या इसी का उल्टा कर दिया जाए कि जिन लोगों ने नहीं जमा किया है उनको अब 12 लाख के स्तर से देना होगा, तो भी बचत हो जाएगी उनकी, छूट जाएंगे वो सब। तो कहने का मतलब किसी भी सिविल लॉज को दिया जा सकता है, लेकिन क्रिमिनल लॉज में भूतकालीन या भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाता। एक चीज इसका उल्टा होता है कि अगर छूट दे दी गई 3 साल की जगह, उसमें अगर 2 साल कर दिया गया है, बेनिफिट उसको मिलेगा, लाभ मिलेगा, ठीक है, लेकिन संकट नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक। मिस्टर धर्मराज, समझ में आया कि नहीं आया? फिर उसके बाद आपका एक आर्टिकल 20 सब क्लास 2 है ना, 1 भी है और 2 भी है। वो डबल जियोपार्डी से है 2, और फर्स्ट जो है आपका ये, हाँ, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ही है। तो संविधान का आर्टिकल 20 भी, यानी कि जिस समय जो कानून है उसी के अकॉर्डिंग आपको पनिश्ड किया जाएगा, अन्यथा। भारतीय संविधान में भूतलक्षी जितनी भी, यानी रेट्रोस्पेक्टिव जितने भी प्रोसेस की लॉज है, उनको सब, उन सब में उसको डिप्राइव कर दिया। डिप्राइव मतलब उनसे वंचित, यानी भूतलक्षी वाले जितने भी नियम कानून है उनसे हमने वंचित कर दिया। यानी हमारे देश में पिनल लॉज में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट प्रभावी नहीं है, सीधे सीधे उन्होंने मना किया। ठीक है, और ये 20 सब क्लास 1 आर्टिकल आपका मना भी करता है। फिर कहता है कि स्ट्रिक्ट कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पेनल लॉज, यानी दांडिक विधियों की कठोर व्याख्या होनी चाहिए। अब कठोर व्याख्या क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सभी दांडिक विधियां जो है, जितने भी आपके पेनल लॉज हैं, उन सभी में जनता की स्वतंत्रता को प्रभावित करने की क्षमता हो, इसलिए उनकी कठोर व्याख्या होनी चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब ये कि अभियुक्त के विचारण के समय न्यायालय को
ये तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि क्या वो कार्य और वो लोग जिसका आरोप उस पर लगाया गया है वो प्रयुक्त शब्दों के अर्थ में, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको ट्विस्ट करके तोड़ मरोड़ करके पेश तो नहीं किया गया, या पेनल लॉज में जो भी बात हो सीधी सीधी होनी चाहिए, उसमें टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार बातें नहीं होनी चाहिए। अगर उसने लिखा है कि आपको मृत्युदंड के लिए आजीवन कारावास है तो है, और मृत्युदंड की उसने डिफिनेशन ले ली कि मृत्यु की उसने डिफिनेशन लिख दिया कि इन हालातों में मृत्यु मानी जाएगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। तो कहने का मतलब कि इंटरप्रिटेशन ऑफ पेनल लॉ जो है वो उसको स्ट्रिक्टली बिल्कुल हमें कंस्ट्रक्ट करना हो, उसमें कहीं पे लूप होल्स नहीं छोड़ने, नहीं तो लोग हर उसमें फंसा देंगे आपको। तो ये इसका होना चाहिए। इसमें जब तक कोई चीज अपराध नहीं होती है तो उसको, या जब तक उसको निषेधित ना किया जाए वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। डेफिनेशन अगर पढ़ा होगा तो उसमें कई बार ये आया है कि अभी जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हो सब सामान्य रूप से बैठे, कोई दिक्कत नहीं। अगर अभी आप ही लोगों में से कोई कानून बना लिया जाए या आप ही लोगों के लिए कोई कानून बना दिया जाए कि पूरे क्लास के दौरान कोई ना कोई एक स्टूडेंट खड़ा रहे अल्टरनेट डेज पे, एक दिन ये खड़ा रहेगा, एक दिन वो खड़ा रहेगा, एक दिन वो खड़ा रहेगा, पनिशमेंट के तौर पे, है ना। तो अगर नहीं बता पाते हो तो आपको खड़ा रहना पूरे क्लास के। कानून बन गया है, अब आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक, तो अब ये नहीं कि ऐसे ही बना दिया मजाक के तौर पे, नहीं। उसके लिए हमने आधार दिया कि अगर आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाओगे तो वो पूरे क्लास में खड़ा रहना। कभी क्या देखा होगा आप लोगों ने कि कोर्ट वगैरह में जो जजेस होते हैं दिन भर का कोर्ट चलने तक का पनिशमेंट दे देते। कोर्ट चलने तक का पनिशमेंट मतलब ये होता है कि जब तक कोर्ट चलेगी तब तक आप खड़े रहिए। अब वो चाहे डीएम हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे जो हो, रहिए। अब खड़े रहिए, आप कहीं नहीं जा सकते। वही आप जिसको सलूट मारते हुए लाए थे वही आपकी सुरक्षा में खड़े हो जाएंगे तुरंत, भागने ना पाए सर। ठीक, ये होता है कानून। तो कानून का इंटरप्रिटेशन स्ट्रिक्टली होना चाहिए, कहीं पे लूप होल्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये है कि सर्टेनिटी इन लेजिस्लेशन नलम क्रिमेन, नलम क्रिमेन जो है वो वैधानिकता का सिद्धांत है। ये सिद्धांत एक प्रकार से विधानमंडल के लिए निषेधाज्ञा है, क्योंकि विधानमंडल समझ रहे ना, लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब जहां पे हमारे विधायक लोग बैठते हैं, जहां पे हमारे सांसद लोग बैठते हैं, ठीक है, उसको हम लोग विधान बोलते हैं। यानी जहां पे विधि बनती है उसको विधान। यानी कि ये कौन, नल्लम क्रिमिन यानी वैधानिकता का सिद्धांत विधानमंडल के लिए निषेधाज्ञा है। अगर ये सिद्धांत ये चाह ले कि विधानमंडल को इस बात के लिए अपने संविधियों की संरचना इतने व्यापक शब्दों में करना चाहिए कि इसके दायरे के अंतर्गत अभियोजन प्राधिकारी या जजेज की इच्छा और अनिच्छा पर किसी भी व्यक्ति को लाया जा सके। यानी कि अगर कोई कानून इतना विस्तृत बना दिया गया है कि उसमें जजेज को या उसमें किसी भी प्राधिकारी को, अभियोजन प्राधिकारी को यानी कि एपीओज वगैरह को
अगर ये शक्ति दे दी गई है कि वो अपने डिस्कशन इच्छा से या अनिच्छा से जो भी चाहे करे, तो क्या ये होना चाहिए? ये क्या हो गया? ये सर्टेनिटी हुई कि अनसर्टेनिटी हुई है? अनसर्टेन हो गया है कि अब पता नहीं कि जज साहब के मन में क्या चल रहा है, कौन सा सजा दे देंगे, कुछ पता नहीं है, क्योंकि अब तो उनके हाथ खुले हुए हैं ना। तो ये सिद्धांत कहता है नहीं, आपको सर्टेन लेजिस्लेशन करने, निश्चित नियम बनाने हैं कि अगर आपने लिख दिया है कि यहाँ पे वो प्रिज्यूम करेगा, कौन? जज, अभियोजन, या जितने भी न्यायालय में काम करने वाले अधिकारी हैं, तो वो करेगा। बात समझ रहे हो? तो वो करेगा। और अगर छोड़ दिया जाए कि नहीं, आपके डिस्कशन पे जिसको चाहो वो उसको कर सकते हो। तो इस पे एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। इसमें उदाहरण है एक कॉन्स्टिट्यूशन का, शेड्यूल 10 पढ़ी होगी आप लोगों ने, अनुसूची, 10वीं अनुसूची पढ़ी ना, एंटी डिफेक्शन लॉज, है ना? दल बदल निरोधक कानून पढ़ा होगा ना? और किस अमेंडमेंट में आया था ये? 42nd? ठीक है, 52nd में। ठीक। एंटी डिफेक्शन लॉ में सारी चीजें तो उसने पारित कर दिया। पारित करने के बाद एक क्लास उसने लगा दिया कि इसमें जो भी फैसला होगा वो स्पीकर का अंतिम फैसला होगा। यानी जो जो भी फैसला होगा कि आप मेंबरशिप से डिबार हो गए, आपको पार्लियामेंट का मेंबर नहीं माना जाएगा, अगर उसने घोषित कर दिया तो अंतिम है। अब ये बताओ क्या ये सही है? ये सिचुएशन कब आती है? जब पार्टी एक दूसरे की तोड़ी जाती है, एक दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेकर सरकार बनाई जाती है, तो ये सिचुएशन आती है। तो अध्यक्ष किसका होता है? अध्यक्ष सरकार का होता है। तो अगर सरकार गिर रही है और कोई एक विधायक तोड़ के या सांसद तोड़ के लाके सरकार बचा लिया और उस सांसद को मान्यता देनी है, तो लोकसभा स्पीकर तो दे ही देगा। तो अब इसमें अनसर्टेनिटी हो गई कि ऐसा तो कोई भी इस्तेमाल कर लेगा जैसा होगा। तो इसमें एक केस था, कि हो तो होलो होन बनाम जाचीलू। उस केस में ये कहा गया था कि नहीं, आपका लॉ ठीक है, आपका लॉ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें ये पॉइंट जो है वो आपका गलत है। क्यों? क्योंकि वो अनसर्टेन कर रहा है। आपको निश्चित करना है कि भाई ठीक है, निश्चित ये करना है कि आप मनमाना नहीं करो। ठीक है, मनमाना आपने कर दिया, अपील का प्रोविजन दीजिए, आगे की कोई अथॉरिटी को उसमें परमिट करिए आप, या उस राइट को ले लीजिए। जैसे अभी लेटेस्ट में वक्फ बिल पास हुआ। वक्फ बिल में सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 जगह रोक लगा दी। वो 2-3 जगह क्या थी? इसमें ये था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूरी पावर दे दी गई थी कि जहां पे उसको लगे, जो भी लगे उसको वो चेक करके सीज कर सकता है। अगर उसे लगे कि इसका कोई वो नहीं है या उसके कागजात नहीं है, तो उसको सीज कर दे। तो अब इसमें क्या होगा? मनमानापन हो जाएगा। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जब तक कोई चीज की छानबीन जांच नहीं हो जाती तब तक आप उस पर हाथ नहीं लगाओगे, ये आपका डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है? तो कहने का मतलब कि लॉ जो होना चाहिए एक सर्टेन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का इफ बट नहीं होना चाहिए। प्रोसीजर में तो हो सकता है, प्रोसीजर में अनसर्टेनिटी हो सकती है। क्यों अनसर्टेनिटी? मतलब कि वहां पे यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। यूनिफॉर्मिटी कैसे नहीं होगी?
जैसे ये है कि मान लो अभी आपको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का प्रोविजन है। अब मान लो घटना कोई उत्तराखंड में घट जाती है, बारिश हो रही है भयानक, भूस्खलन की शंका है, बंदे को चमोली में गिरफ्तार किया गया, तो अब ये बताओ क्या 24 घंटे में उसको पेश कर दिया जाए? असंभव है। नियम तो है 24 घंटे में आपको पेश करना, लेकिन उसमें फिर एक बात उसने लिखी ना, क्या लिखी? ट्रांसपोर्टेशन का समय आप एक्सक्लूड कर सकते हो, निकाल सकते हो। उसी तरह जब निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, तो कानून तो सबके लिए बराबर है कि भैया आप अपनी वोटर आईडी लेके जाइए और आप अपने अपने पोलिंग बूथ पे जाके वोट डालिए। होता है कि नहीं होता? तो अब उसमें कानून तो है कि हर व्यक्ति को उसके नजदीकी सेंटर पे वोट डालने का राइट मिलना चाहिए, अधिकार तो ही आपको दिया गया कानून में। लेकिन वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो निर्वाचन अधिकारी होता है जिले का, उसको ये राइट होता है कि वो उसको कैसे मैनेज करे, उसकी प्रोसीडिंग को कैसे करे। लोगों को, जयीफ लोगों को 200 मीटर दूर उतार देने का है या 200 मीटर के अंदर वाहन नहीं जाने का है। तो अब ये बताओ कि जो नहीं चल पा रहे होंगे, व्हील चेयर से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, किसी उससे जा रहे हैं, तो उनमें उसको छूट दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? तो प्रक्रिया में वहां पे डिस्कशन प्रयोग हो सकता है प्रक्रिया में। लेकिन लॉ में अब ये कहो कि वो बूढ़े हैं, उनकी वोटर आईडी नहीं बनी है, उनको वोट डालने दिया जाए, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये अनसर्टेनिटी ला देगा। फिर एक लेके जाएगा तो दूसरा भी लेके जाएगा कि उनका भी आईडी नहीं, हम भी डालेंगे, वो अनसर्टेन हो जाएगा ना। तो निश्चितता होनी चाहिए, जो जहां पे है प्रोसीडिंग में आप ढील दे सकते हो, भाई ठीक है, बीमार है, अपाहिज जो भी है, उसको ठीक, उनको उनके साधन से पोलिंग बूथ तक जाने दीजिए। बात समझ में आ गई ना? तो सर्टेनिटी होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए। फिर लास्ट में ये है कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ द लॉज, यानी विधियों की जो अधिगम्यता है वो भी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये जो पेनल लॉज है, अगर ये एक्सेसिबल एंड इंटेलिजिबल ना हो, यानी एक्सेसिबल और इंटेलिजिबल का मतलब सुगम्य और सुबोध, सुबोध और सुगम्य, जिसको हिंदी में बोलते हैं, यानी कि एक्सेसिबल एंड इंटेलिजिबल, क्योंकि ये संपूर्ण समाज के लिए संबोधित होता है। किसी पर्टिकुलर के तो संपूर्ण समाज के लिए होता है, और समाज का प्रत्येक नागरिक जो दंड के भय से इसका अनुपालन करता है, और अनुपालन करने के लिए बाध्य भी होता है, नहीं होता है, बाध्य होता है। लगभग सभी देशों में दांडिक विधियां अधिनियमित, और इसमें जनता को महत्वपूर्ण, यानी जनता को इसमें महत्वपूर्ण अधिकार ये मिले हुए हैं कि अगर आपने क्राइम नहीं किया और आपको गलत तरीके से टॉर्चर किया, तो आपका उपचार क्या है? एक्सेसिबिलिटी तो है आपके पास, यानी कि पहुंच तो है आपके पास कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप उसके अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाइए। अब कितने लोग जा पाते, कितने नहीं जा पाते हैं, ये एक अलग का मैटर होता है। तो नागरिकों को किसी भी ऐसी विधि के अंतर्गत दंडित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध हो, अगेंस्ट नेचुरल लॉ। किसी भी बंदे को बिना लॉ के पनिश्ड करना अगेंस्ट नेचुरल लॉ, यानी प्राकृतिक विधि के नियमों के अगेंस्ट, नियमों का विरुद्ध, जिसका कि उन्हें ना तो ज्ञान था और ना ही समुचित उद्यम के बावजूद भी जिसका ज्ञान उन्हें हो सकता था,
नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी विधान का क्रियान्वयन उद्घोषणा तथा प्रकाशन के बाद ही न्यायोचित होता है। जैसे कोई लॉ बनता, भी कल बताया था ना आप लोगों को कि रात के 12 बजे कानून पारित हुआ और 1 बजे उन्हें पकड़ लिया। तो ये होता है कि लॉ जब पारित होता है तो हर व्यक्ति, तो उसका जब लॉ बन जाता है तो क्या होता है, प्रचार होता है, प्रसार होता है खूब। तो आजकल तो पता चल जाता है, कि पहले तो नहीं पता चलता था कोई कार। अभी आप कोई दूर दराज के गांव में चले जाइए आप, और पेपर वेपर मत पढ़िए, मोबाइल वोबाइल मत रखिए, ठीक है। 15 दिन बाद आप आइए वहां से, फिर आपसे पूछा जाए कि ये हुआ क्या, सब पता नहीं क्या क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चला, नहीं पता चलता। तो आज के लिए मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी इतनी हो गई है कि हर चीज आपके स्क्रीन पे आ जाती है। तो उस जमाने में सोचो कैसे लोगों को पता चले। कानून पारित हो गया है, मान लो पॉक्सो का ही कानून 2012 में पारित हुआ, तो पहले से ही अगर नहीं किया जाता है तो लोगों को कैसे पता होगा। तो अगर आपने कुछ नहीं किया, साइलेंट, जैसे होता ना कि छिपा के कोई चीजें कर देना, तो वो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट होता है, ठीक है। या कोई हिडन वर्ड आपने यूज कर दिया, हिडन फैक्ट यूज कर दिया, तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए किसी भी लॉ से, ठीक। यानी कहने का मतलब दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अगर आपने दूध गिराया है तो आपको दूध के लिए दंडित होना चाहिए, पानी गिराया है तो पानी के लिए दंडित होना चाहिए। यही प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, सीधी सी बात, प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी यही है, ठीक। बिना विधि के हम किसी को दंडित नहीं कर सकते, ये हमारे विधि और विधान की, और लापरवाही भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो गई तो जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, ठीक। अब इसके बाद आपका आता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्यूज्ड। प्रोटेक्शन ऑफ द एक्यूज्ड, क्या कोई व्यक्ति जब अपराधी हो जाता है तो क्या हम उसको अपराधी मान लेते हैं? तो इसके लिए पहला सिद्धांत है, उसकी मैगजीन याद है सौम्या? हम्म, इसमें ये है कि आपको एक ही मामले में दो बार दंडित नहीं किया जाएगा। सीआरपीसी में ये कहीं पे मिलता है, आट्रेफोइस कन्विक्ट और आट्रेफोइस एक्विट, किस सेक्शन में गया है? पहले 300 था, अब 337, 337, वो लिख के भेज दिया है। हाँ, 337 है, अब 337 में, यानी ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित ना किया, सीधी सी बात। ये आपराधिक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और इस सिद्धांत की जब हम लोग विवेचना करते हैं
तो कॉमन लॉज में वही आट्रोफोइस कन्विक्ट और एक्विट एंड आट्रोफोइस कन्विक्ट, यानी प्राग, हिंदी में प्राग दोष मुक्ति और प्राग दोष सिद्धि सूत्र में भी मिलता है, जिसका अर्थ ये कि अभियुक्त पश्चातवर्ती विचारण में या विचारण के दौरान प्राग दोष मुक्ति और प्राग दोष सिद्धि की सहायता ले सकता है। पश्चातवर्ती विचार, अब यानी ये कहने का मतलब कि ये सिद्धांत 337 का जो है और आर्टिकल 20 सब क्लास 2 जो है वो इस चीज को वर्जित करता है। अगर आपका पहले विचारण हो चुका है, पहले आपको पनिशमेंट हो चुका है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक, हाँ, जैसे उसमें नेमो डेबिट प्रो एडम कॉजा विश्वेक्सारी, यानी कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को एक ही हेतु के लिए दो बार तंग नहीं किया जाना चाहिए, ये इसका। अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल देखो कैसे होता है। अब आपको लगेगा कि सर डबल कैसे, डबल का क्या मतलब? डबल का मतलब ये है कि जैसे मान लो आप एक लेक्चरर हो, ठीक है, आपने अपने डिपार्टमेंट में कोई करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है, और उस भ्रष्टाचार में आप रंगे हाथ पकड़ गए। ठीक, अब जब आप रंगे हाथ पकड़ गए तो आपको डिपार्टमेंट से डिबार कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। और मामला है करप्शन में गया, करप्शन एक्ट के तहत वहां पे आपको मुकदमा फिक्स करना है, केस आपके ऊपर चल गया, इधर डिबार हो गए आप, बाहर कर दिए गए, उधर आपका मुकदमा चल रहा है, उसमें आपको 3 साल की सजा हो। अब वो व्यक्ति अपील में जाता, कहता साहब मुझको एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित क्यों किया? एक तो मेरा डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया, वो दंड है मेरे लिए, दूसरा दंड करप्शन के तहत मुझे 3 साल की सजा हो गई। तो दोहरे दंड से मुझे संरक्षण, क्या उसको संरक्षण मिल सकता है? बात यहाँ पे है। तो दोहरे दंड माने जाएंगे कि वो सिंगल दंड होगा? एक ही अपराध, एक ही अपराध में उसको क्यों नहीं है? रीजन तो इसमें यही होता है कि जो डबल जियोपार्डी का जब आपको लाभ लेना होगा तो शर्त ये है कि दोनों में जो प्रोसीडिंग होगी वो जुडिशियल होगी। प्रोसीडिंग क्या होनी चाहिए? जुडिशियल होनी चाहिए। वहां पे ये जो उनको डिपार्टमेंट से निकाला गया था ये डिसिप्लिनरी एक्शन था, ये अनुशासनात्मक दंड था उनको, तो उससे कोई लेना देना। ठीक, तो यानी वहां पे वो डबल जियोपार्डी का लाभ उनको नहीं मिला। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब इसको लागू करने के लिए 3 बातें होनी चाहिए। पहला ये है कि कोई भी व्यक्ति
किसी अपराध का दोषी हो और वो अभियोजन या वो प्रक्रिया जो है वो किसी न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के सामने होनी चाहिए, मेरे को जुडिशियल प्रोसीडिंग होनी चाहिए। यानी उसकी उसका नेचर जो है वो क्या होना चाहिए, जुडिशियल होना चाहिए, न्यायिक होना चाहिए। तीसरा, अभियोजन उस विधि से संबंधित होना चाहिए जो अपराध का गठन करती है और दंड का प्रावधान प्रस्तुत, यानी जिसमें आपको दंड मिलने का और अपराध बनने का आधार है, वही उसी में डबल जियोपार्डी लगेगी, अन्यथा डबल जियोपार्डी। ठीक है, यानी साफ स्थित है बिल्कुल यहाँ पे, यानी जो विधान है वो बिल्कुल सर्टेन है, बिल्कुल निश्चित है। ठीक, पहला ये कि आपने कोई अपराध किया हो, आप अपराध के दोषी हैं। दूसरा कि वो प्रक्रिया किसी न्यायालय द्वारा की जा रही हो, ठीक है, और उसमें जो भी अभियोजन है वो विधि के अनुसार आपको अपराध घोषित करने के लिए, तो तभी आप पे डबल जियोपार्डी सिद्धांत लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं। ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट, एक दूसरी बात आती है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट, दूसरी बात। बात समझ में आ रही कि नहीं नवनीत? नहीं आ रही तुमको? अभिषेक, अबरार, तुमको तो मुद्दतों से आ रही है। हाँ? कहाँ थे अभी तक? एग्जाम था कोई? खुद तो एग्जाम का बहाना बना बना खुद तो छुट्टी लिए थे। अभी है, फिर होगा ना अभी? अब नहीं है? एलएलएम वगैरह हो गया, कंप्लीट हो गया, कहीं बाकी है? हो गया फुर्सत, देखते देखते एलएलएम भी हो गया, डिग्री खूब हो गई होगी। तुम्हारा क्या तो बिल्कुल ऐसे रहते थे ना जैसे बीमार ब्लायर जो ब्रायलर मुर्गियां होती है ना, उनको पिंजरे में बंद कर दो, बंद रहती है। नहीं मन लग रहा पढ़ने में? है? मिस्टर साकिब, साकिब नाम है? साकिब का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ साकिब? स्टार? सही बताओ, गलत ना बताना यार। तारे? तारों की पर्यायवाची क्या होती है, धर्म प्रकाश जी आप बताइए। तारों की पर्यायवाची? स्टार? है? हाँ। बहुत। हम्म, ये बताओ। यहाँ एपीओ के लिए आपको पर्यायवाची भी रखना होगा, ठीक है? पर्यायवाची भी रटनी होगी हिंदी की। झारखंड में हिंदी नहीं है सर, यूपी और बिहार के लिए। बिहार में तो फिर भी, यूपी में बहुत तगड़ा करना, क्योंकि यहाँ पे नंबर देता है। ठीक है, एक एक रटी होनी चाहिए पर्यायवाची। समझ में आ रहा बात? अब प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस क्या होता है, इसमें एक बेस्ट एग्जांपल हम दे देते हैं, आप लोग समझ लेना। अभी मान लो ये मर्डर करके आई है, ठीक है, हत्या करके आई, और इनको जेल हो गई।
विधानसभा चुनाव का नोटिफिकेशन आ गया। विधान जेल से बैठे बैठे इन्होंने नामांकन कर दिया, चुनाव लड़ लिया और विधायक बन गए। तो क्या इनको विधायक बनना सही है या विधायक बनाना सही है, या इनका विधायक बनने में कोई विधिक अड़चन आई? हत्यारिन है तब भी। क्यों? हत्यारिन हो तब भी। तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस क्या है? आपको तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक आप पे दोष सिद्धि नहीं हो जाती, जब तक आप पे दोष सिद्धि नहीं हो जाती तब तक आप एक नहीं 50 मर्डर करके चले जाइए, ठाठ से चुनाव लड़िए कोई भी। अब देखो उर्दू और इंग्लिश में बड़ा, भाषाओं के प्रयोग में बड़ा अंतर होता है ना। जैसे अभी अभी इनको हमने हत्यारिन कहा तो इनको हो सकता है बुरा लग गया हो। उर्दू में क्या बोलेंगे उसको? कातिल, है ना। और इंग्लिश में किलर, है ना, मर्डरर, नहीं किलर बोलेंगे, है ना। तो वर्ड के इस्तेमाल में भी फर्क पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। फिर इसके बाद एक बात और होती है कि जब आपके विरुद्ध कोई चीज साबित ना होने पर और उस चीज को साबित करने में कहीं पर भी डाउट आ जाए, यानी अभियोजन ने इनको हत्यारन साबित करने के लिए लाख प्रयास किए लेकिन कोर्ट को डाउट हो गया। तो अब जब डाउट हो जाएगा तो लाभ किसको मिलेगा? अभियुक्त को मिलेगा, ठीक है। तो पहले तो हम मान रहे थे कि ये इनोसेंट है, साबित करते 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 इस मकाम पे पहुंचे कि शंका पैदा हो गई, शंका पैदा हो गई, छूट जाओगे। आपकी विधायकी भी हो गई, आपकी विधायकी भी जीत गई, बॉस भी बन गई, एमएलए भी बन गई, ठीक, सब कुछ हो गया। एक हत्या करने के बाद जिंदगी बदल जाती। अच्छा, मानते भी लोग बहुत हैं। अगर आप थोड़ा सा अपराधी प्रवृत्ति की हो ना तो लोग सलाम भी बहुत तेजी से करते हैं। हाँ, और आप सीधे हो, कितने बड़े भी कुछ हो, लोग ध्यान नहीं देते, है ना। ऐसा मेंटलिटी है ना। नहीं, पैसे वैसे को लोग लोड नहीं लेते आजकल। तमाम आते जाते रहते हैं स्कॉर्पियो से और फॉर्च्यूनर से, तमाम लोग टहलते रहते हैं, कोई नहीं टहलता है, कॉमन हो गया है। ये सब चीजें कॉमन हो गई है। कुछ दिन बाद ये जो उड़न खटोला है ना, ये भी कॉमन हो जाए, कुछ दिन बाद आ जाएगा, उसी का नंबर है। अब वो यातायात में उसी का नंबर है, क्योंकि इतनी जनसंख्या बढ़ गई है कि अब छत पे हेलीपैड बनवाना पड़ेगा। ले जा भैया अपना उतार लो जाके, है ना। आ रही समस्या, वही आ रही है, जाम इतना लग रहा है। जाम के बाद अब मेट्रो सेट्रो सब तो हो गया ना, अब बचा गया है वही एक उपचार, उपचार बचता है। फिर एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। 20 का सब क्लास 3।
आर्टिकल 20 का सब क्लास 3। इसमें ये कहता है, इसका मतलब ये है कि किसी भी अपराध का अभियुक्त कोई भी व्यक्ति अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी कि अभियुक्त अपनी स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध कोई संस्कृति करने या वक्तव्य देने के लिए बाध्य और उसे निर्दोष समझना चाहिए जब तक कि इसके विपरीत ना सिद्ध। एमपी शर्मा बनाम सतीश चंद का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इसेंशियल एलिमेंट दिए थे। एमपी शर्मा बनाम सतीश चंद, उसमें इन्होंने ये कहा था कि ये किसी अपराध के अभियुक्त का अधिकार है। दूसरा, वो अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के विरुद्ध एक संरक्षण है। तीसरा ये कि वो एक ऐसे दबाव के विरुद्ध संरक्षण है जिसका परिणाम अपने ही विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करना। इसीलिए इसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी कि आत्म अभिशंसन से संरक्षण, यानी आपके अंदर कौन सी बातें छिपी हुई है किसी भी प्राधिकारी को, किसी भी अथॉरिटी को जानने का अधिकार नहीं है। अब जानने का अधिकार ऐसे आसानी से तो बता नहीं दोगे आप। कहीं करंट लगाएगा, कहीं लठ बजाएगा, है ना, टॉर्चर करेगा, 3rd डिग्री बर्फ पे लिटा देगा, तमाम तरह आपसे उगलवाने की कोशिश की। तो वहां पे भी कहा कि आप अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई भी चीज आपसे उगलवाई नहीं जा सकती। ये प्रोटेक्शन आर्टिकल 20 सब क्लास 3 में दिया गया है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ द एक्यूज्ड हुआ कि नहीं हुआ? एक्यूज्ड को भी हमें संरक्षित करना। ठीक है, और अगर मारपीट के दौरान जो दे देता है वो क्या होता है? अगर पुलिस ने मारपीट के उससे उगलवा लिया, लिखवा लिया, तो क्या वो मान्य हो जाएगा? वो इंडियन एविडेंस एक्ट में कहाँ पे ना काबिल कबूल है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। पहले 24 में था, 25 में था, पुलिस के सामने उत्प्रेरणा, वचन, धमकी, है ना। अब कहा गया 16 में, 16 1 2 3। हाँ, 23 में, 24 से 23 में गया, बस वो एक ही घटा क्या। 25 था वो पुलिस कस्टडी। फिर उसमें से कहता है कि जब आगे चल के कि एक पार्ट उसका किया जा सकता है, जो, हाँ, जो डिस्कवरी होती है उस पार्ट को एक्सेप्ट किया जा सकता है। हम्म। अब नया में कहा गया है, वापस कैसे जाएगा? आगे थोड़ी गया, अभी पीछे गया ना, आगे से और आगे पीछे जाए। दो दो तीन घटा होगा पीछे, दो। चलिए एनीवे देख लेना। तो ये बात एमपी शर्मा बनाम सतीश चंद्र में कह दी गई। ठीक, फिर इसके बाद आता है राइट टू लीगल एड। राइट टू लीगल एड के माध्यम से हम क्या करते हैं? एक्यूज्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसा प्रोटेक्शन होता है कि अगर किसी बंदे के पास जमानत लेने के लिए या जमानत करवाने के लिए पैसे नहीं है, तो वकील साहब तो आएंगे नहीं। बिना पैसा के वकील आता है क्या? नहीं आता।
तो फ्री लीगल एड की व्यवस्था कर दी गई भाई। फ्री लीगल एड कहाँ पे है आपका? 304 था, नए में जाएगा आपका 341 में, 341 BNSS में, 341 फ्री लीगल एड। तारा सिंह बनाम राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त को राज्य या पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा अधिवक्ता प्रदान किया जाएगा। ठीक है, राज्य। फिर इसी में MH हॉस्कार्ड बनाम महाराष्ट्र का केस है। MH हॉस्कार्ड बनाम महाराष्ट्र का केस है, जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई कैदी निर्धन है और विधिक सहायता प्राप्त करने में अक्षम है, इनकैपेबल है, तो क्या उसको जेल में पड़ा रहने देना चाहिए? तो न्याय के हित में ऐसी विधि सेवा प्रदान करना आवश्यक है, तो उसे निशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाए। ठीक है, और आर्टिकल 21 के अंतर्गत ऐसा विस्तृत रूप जो है वो मैंडेटरी आज्ञापक है। इसी में फिर एक था हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य। इसमें स्पीडी ट्रायल की बात हुई थी, हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य। ठीक है, ये आपका एक्यूज को प्रोटेक्शन देता है हर जगह से। नहीं, पैसे नहीं है, वकील नहीं कर सकते हो, तो सरकार कर देगी, है ना। आपसे कोई जबरदस्ती कोई चीज पूछवा नहीं सकता। बात समझ में? तो ये आपको क्या है? प्रोटेक्शन। अब इसके बाद पुलिस से प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी आप? पुलिस अभिरक्षा में जो मृत्यु हो जाती है, पुलिस अधिकार में जो मृत्यु के विरुद्ध संरक्षण एवं गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार के, ये बातें कहाँ कहाँ आपको दिखनी है? ये बातें नीलवती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य, नीलवती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य। जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश। ये सब आर्टिकल 21 जब आएगा तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं। जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश, DK बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। ये इधर देखो, इधर जितने भी आपको लिखे ना, ये सब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं आपसे। जितने भी केस इधर लिखे हो, ये सब इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और प्री में भी कभी कभी DK बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। इनमें सब में गाइडलाइन है। विजय जायसवाल बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, विजय जायसवाल बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक, ये आपका जो IPC का इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो खत्म हो गया। कल से हम लोग सेक्शन पे आ जाएंगे। ठीक, सेक्शन पढ़ेंगे कल से, फिर सेक्शन का एक्सप्लेनेशन और व्याख्या। लेकिन इसमें क्या करना है आपको? जितना पढ़ चुके हो कुछ नहीं करना। कितनी मैगजीन हुई है इसमें? जितनी मैगजीन हुई है वो सब रटी होनी चाहिए। नहीं, जितनी अभी तक पढ़ी हो। कुछ याद हुई? सब कितनी याद हुई? धर्म प्रकाश,
नहीं याद हुई? अभी आर्टिकल 2 में भी एक है, वो सारी सेक्शन 2 में एक मैगजीन उसमें भी है। तो ये सारी मैगजीन याद कर लीजिएगा, अब छूट नहीं मिलेगी। ठीक, अब छूट नहीं मिलेगी, जो मिलनी थी वो मिल चुकी। क्योंकि अब थोड़ा से धनी हो गए हो, अमीर हो गए हो, अब आपसे पूछा जा सकता है खड़ा करा के, है ना? क्योंकि एक एक टॉपिक तो हो ही गया है। घर जाना है फिर, चले जाओ, क्या दिक्कत? जितना हो गया उतना बैठ के रटो आईपीसी में, ठीक है? तुम्हारा क्या हाल चाल है? ठीक है। आदमी अगर अपने कथनों पे, यानी अपनी बातों पे अडिग रह जाए तो कितना अच्छा है, लेकिन नहीं रह पाते। कुछ दिनों पहले की बात है, 4 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन मान लो, वैकेंसी नहीं आ रही थी, 3 साल का प्रोसेस कर दिया गया, सब चित हो गए थे, बंद, नहीं पड़े। ऐसा लग रहा है कि आयोग विधवा हो गया है, अब कुछ होगा ही नहीं, सब खत्म, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया भारत पे, कुछ नहीं। वो बड़ी उदासी से, सर वैकेंसी नहीं आ रही, क्या पढ़े? चलो भाई, भाई आपके मनो वेग को या आपके मनोभावना को हम समझते हैं, नहीं है तो क्या पढ़े? बात ठीक है, मत पढ़ो। लेकिन आ जाएगी तो क्या पढ़ोगे, ये गारंटी है? या उतनी तेज पढ़ोगे जितनी तेजी के साथ एग्जाम होगा, गारंटी है? फिर आधे अधूरे में एग्जाम देने जाओगे, आधा अधूरा रिजल्ट आएगा, दोस्त कोचिंग वालों को जाएगा, आयोग को जाएगा। घर वाले कोचिंग को देंगे, स्टूडेंट आयोग को देगा। ये टाइम ही नहीं दिया, नहीं तो हमारा तो प्री हो ही जाता, तैयार था, हम रिवीजन नहीं कर पाए। 2 महीने के टाइम में कहीं रिवीजन होता है? स्टूडेंट आयोग को बदनाम करेंगे, घर वाले कोचिंग को करेंगे कि अच्छी कोचिंग नहीं थी, नहीं तुम्हारा हो जाता, उसका देखो हो गया, है ना? बदनाम करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से, देखो एक चीज तो परफेक्ट है कि तैयारी कभी पूर्ण नहीं होती, ये दिमाग में डाल दो, तैयारी कभी भी पूर्ण नहीं होती, तो न कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, उसी में जितना है उसी में सारा काम हो जाएगा। जैसे घर पे कोई फंक्शन करते हो, तो क्या सब चीज उसी दिन अरेंज करते हो? नहीं। या सब चीज पहले अरेंज करते हो? नहीं। अगर पनीर एक हफ्ते पहले अरेंज कर लो, क्या होगी? खराब होगी। और भी चीजें पहले ला के रख लो, खराब हो जाएगी। सब्जी वब्जी ला के रख लो पहले, एक हफ्ते पहले, कि भैया शादी है 1 हफ्ते बाद, ला के रख लेते हो, खराब हो जाएगी। तो जो चीज पहले आपको तैयार हो जाना चाहिए, वो पहले तैयार कर लो। कपड़े अपने उसी दिन खरीदने जाते हो क्या, शादी वाले दिन या उसके एक दिन पहले? पहले सब। तो उसी तरह सब्जेक्ट में जो भी चीज है, जैसे अभी पढ़ना, पढ़ लो। अब बच्चे क्या करते हैं, सर करंट करंट करंट, अरे अभी करंट का कोई मतलब नहीं है, ये शादी में खोया की तरह है, पहले से पढ़ लोगे खराब हो जाएगा, पहले से ला के रख लोगे खराब। तो उसको जब आ जाए तभी स्टार्ट करिए, हो जाए। करंट वरेंट में फैक्ट चाहिए आपको, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। ठीक।
तो ये चीजें जितनी हुई है ये आपके आईपीसी को पढ़ने के लिए बेस बेस। अभी जैसे एक उदाहरण आपको दें, उदाहरण ये है कि एक व्यक्ति जंगल में चला जाता है, जंगल में सफर कर रास्ते जा रहा है, झाड़ी के पीछे छिपा हुआ एक व्यक्ति जो शिकार की तलाश में बैठा था, आहट सुनते ही उसने गोली चला दी और वो गोली उस व्यक्ति को जाके लग गई और वो व्यक्ति मर गया। अब यहाँ पे ये बताइए कि उस व्यक्ति को क्या पनिश्ड किया जाए जिस व्यक्ति ने गोली मारी और उससे एक व्यक्ति की मौत हो, क्या होगा इसमें? दोबारा आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा।